राधे राधे बेटा आप सभी को। बेटा लास्ट हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 सोल्व करना स्टार्ट किया था। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोल्व किया था उससे आगे हम सोल्व करते हैं, आज सोल्व करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि हमारे पास एक प्लेटिनम सरफेस having work function 5.63 electron volt is illuminated by a monochromatic source 1.6 into 10 power 15 hertz frequency के साथ। What will be its minimum wavelength associated with the ejected electron? यानी यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है। हमें सबसे पहले गिवन है बेटा मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन और ये है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट थिंग जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, यानी मेटल के ऊपर जो लाइट रेडिएशन गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। और इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी डी ब्रोग का हाइपोथेसिस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व कर रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग है ना जो सैंपल पेपर में सॉल्यूशन दे रखे हैं उस हिसाब से सोल्व मत कीजिएगा। वहां पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर इसने मिस्टेक कर रखी है, जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो तो किस तरह सोल्व करोगे वो देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भाई ये मेटल सरफेस है आप लोगों के पास, और यहाँ पर अगर कोई फोटोन गिरता है न्यू फ्रीक्वेंसी का ई एनर्जी के साथ तो डेफिनेटली जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके इससे बाहर निकलेगा। तो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, और जैसे बाहर निकलेगा जो रिमेनिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है बेटा हमें, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें बोलती है कि एनर्जी एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन किसके बराबर होगी। भाई पहला काम तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और दूसरा उसको क्या देगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करता हूं यहां पर 1/2 mv² इज इक्वल्स टू, और इसको इधर ले आओ एच न्यू माइनस फाइ नॉट। तो यहां अगर आप देखो तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 into 10 to the power minus 34, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.6 into 10 to the power 15 और वर्क फंक्शन दे रखा है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जूल में ले लेते हैं इस इसको 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, यानी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा। यहां से अगर आप देखो तो 1.6 है ना 1.6 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 19 बचेगा। तो वो ये चीजें मैं बाहर रख लेता हूं और अंदर क्या बचेगा 6.6 इंटू 5.63 है ना। तो 1.6 और इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 0.97 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सोल्व करोगे तो लगभग 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आपको क्या मिली है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है ना, ये आपको मिली है। नेक्स्ट भाई आप लोगों को पता है कि एज वी नो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, ये आप लोगों के पास होती है। तो इसका हम यूज करेंगे वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है EV के बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा किसी रीजन जहां पोटेंशियल डिफरेंस V है तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं किसके इक्वल होगी EV के बराबर। और यहां से अगर V आप फाइंड आउट करोगे V अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.55 into 10 to the power minus 19/E। तो ये V की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, और ये एंगस्ट्रॉम में होती है बेटा, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट V 1.55
इंटू 10⁻⁻19 और जो ई है उसको आप लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो लगभग आप लोगों को ये मिलेगा 12.47 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ होगी जो इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है हमारे पास कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्स इज आई। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट इज λ/4। तो बेटा आप लोगों को पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है ना, जो I1 और I2 की जो वेव्स हैं उनके बीच में। तो इसने कहा कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर दे दी इसने, यानी I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, IR इज इक्वल्स टू I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू I स्क्वायर और साथ में cos ऑफ फाई। तो IR इज इक्वल्स टू 2I प्लस ये भी 2I और साथ में cos ऑफ फाई। तो IR इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2I, अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या होगा भाई, कितना बचेगा 1 प्लस cos फाई और IR इज इक्वल्स टू 2I। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करके सोल्व करोगे तो 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो IR इज इक्वल्स टू 2 टू द 4I cos स्क्वायर फाई बाय 2 है ना। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो जब अब आगे थोड़ा सा इसको फर्दर मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, जो इसने पूछा उस हिसाब से। अब बेटा देखिए सीधी सी बात है कि हमारे पास इसने कहा कि पाथ डिफरेंस यानी लाइट वेव्स, टू स्लिट से लाइट वेव्स जब किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी तो पाथ डिफरेंस उसने λ/4 का है। तो आप लोगों को पता है कि लैम्डा पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस 2π है ना, और यूनिट के लिए 2π/λ और λ/4 पार्ट डिफरेंस के लिए λ/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी π/2 यानी 90 डिग्री है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो जो इसने पूछा रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR डैश मान लेते हैं 4I cos स्क्वायर फाई की वैल्यू 90/2 यानी 45, तो 4I cos 45 कितना होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो IR डैश कितना हो गया हमारे पास, ये अंडर हट जाएगा स्क्वायर के साथ तो 2I बचेगा है ना। तो यहां अगर यहां पर आप लोग पार्ट डिफरेंस स्टार्टिंग में क्या बताया था, लैम्डा बताया था, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2π। तो यहाँ 2π पुट करोगे पाई की जगह 2π, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा। cos पाई कितना होता है, cos पाई कितना तो -1 स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी आप लोगों के पास कितनी थी, IR इज इक्वल्स टू लैम्डा पार्ट डिफरेंस के ऊपर 4I और यहाँ पर इंटेंसिटी आपको क्या मिली है 2I। तो अगर हम देखें इन दोनों का कंपेयर करें तो जो IR डैश है वो 2I ऑफ IR हमारे पास होगी, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसने कहा कि हमारे पास P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, प्रत्येक का मास इसने क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया है 4 × 10⁻26 kg एंड चार्ज, तो चार्ज भी दे दिया इसने 4.8 × 10⁻19 कूलम, ईच गोइंग विद सेम स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं
2.5 into 10 to the power 5 meter per second. As on figure, the two particles are equidistant from the vertical y-axis. तो डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करते हैं तो वहां पर साफ साफ चीजें पता लग जाएंगी आप लोगों को। तो अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल y-axis है, तो पहला चार्ज पार्टिकल इसने कहा कि यहां पर है भाई, है ना, क्यों, और कितनी दूरी के ऊपर है, 0.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। और दूसरा चार्ज पार्टिकल इसने कहा है कि यहां पर मान लो, तो यहां पर इसने दिया है दूसरा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल P, और ये डिस्टेंस भी कितनी दे दी इसने, 0.5 मीटर, है ना। अब तक टू पार्टिकल्स फ्रॉम y एक्सिस से ये लगभग दोनों बराबर हैं, और एट सम इंस्टेंट ए मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच्ड ऑन, और यहां पर किसी समय पार्टिकुलर टाइम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है सो दैट द टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। तो सबसे पहले इसने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन, दो चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है बेटा, वो आप लोगों के पास होगी कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड थिंग जो आपको फाइंड आउट करनी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर स्विच ऑन किया गया है। और ये इसने कंडीशन क्या दी है, इसने कहा कि दोनों हेड ऑन कोलिजन के ऊपर जाते हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं लेट कि ये पार्टिकल है ना, ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा फॉर एग्जांपल, और ये इसके ऊपर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो ये पार्टिकल, भाई सीधी सी बात है, ये इसके साथ कब मिलेगा, कब ये हेड ऑन कोलिजन में होगा। तो मैं एक केस कंसीडर करके चलूंगा, ये पार्टिकल है ना, वो मान लो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में, और उसके ऊपर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, मान लो, है ना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, मान लेते हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा यहां पर, ठीक है। उसी प्रकार ये पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट कर दे तो ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, और यहां पर ये पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन के अंदर होंगे, और इस प्रकार मान लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा रफ है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर यहां पर देखें तो इसने ये 1 मीटर दिया है, ये 1 मीटर दिया है, ये यानी यहां से लेके ये डिस्टेंस 1 मीटर दी है। तो अगर हम देखें, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाएं, तो ये जो पार्टिकल है वो जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। वैसे ही इस पार्टिकल के लिए भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, है ना। यानी ये पार्टिकल भी जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा उसकी रेडियस 0.5 मीटर, और ये पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा उसकी भी रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। एक बात तो पता चल गई, क्योंकि यही वो केस है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलिजन में होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो ये दोनों सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन। तो आप लोगों को पता है जब सर्कुलर पाथ के अंदर जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो डेफिनेटली जो रेडियस होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mv/kb। तो मास तो दे रखा है 4 × 10⁻⁻26 इनटू वेलोसिटी 2.5 × 10⁻5, और चार्ज दे रखा है इसके अंदर इसने 4.8 × 10⁻90, और b हमारे पास नहीं है जो फाइंड आउट करना, लेकिन r की वैल्यू उसने दे दी 0.5, दी नहीं है लेकिन हमने फाइंड आउट की है। जिस सर्कुलर पाथ के अंदर ये मूव करेगा तो डेफिनेटली उसकी रेडियस 0.5 मीटर होगी। तो यहां से b अगर निकालना चाहो पहले तो कुछ कैंसिल कर दो, डेफिनेटली 2.5, वेलोसिटी 2.4 दे रखी है भाई यहां पर 4,
तो इससे ये 2 पे गए, 2 2 से 4 और 10 पावर माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस का 10 टू द पावर 24 और ये यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और नीचे क्या जाएगा 0.5। इससे ये सोल्व करोगे तो 4 पे चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, है ना। रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाया, रेडियस दे रखी है और बी नहीं था, बाकी सारी चीजें पुट कर दी, सोल्व कर दिया, हमें ये मिलता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करें तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो देखिएगा। ये हम मान लेते हैं प्लेन हमारे पास है ना, फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन ये डायरेक्शन में है ना, चार्ज पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन यानी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है हमारे पास, तो थंब फोर्स, ये आपके पास फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और ये सेंटर फिंगर डायरेक्शन मोशन का चार्ज पार्टिकल। तो अगर आप देखो तो इस चार्ज पार्टिकल से चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चार्ज पार्टिकल ये और फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सेंटर फिंगर है, सॉरी जो फर्स्ट फिंगर है, वो किस तरफ को इंडिकेट कर रही है, किस डायरेक्शन को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई, यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर होगा बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 लेके चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, ए बॉय इज होल्डिंग ए स्मूथ होलो नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली विद चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ मास 10 ग्राम, यानी इसने क्या कहा कि चार्ज स्फेरिकल सेल, तो मास ऑफ द स्फेरिकल सेल दे दिया इसने 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg हो गया हमारे पास, और उसके ऊपर चार्ज कितना दे दिया बेटा, प्लस 10 मिली कूलम, मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 और साथ में कूलम। Inside it is free to move along the axis of pipe. The boy is moving the pipe from east to west direction, यानी ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन हम मान लेते हैं। इन परसेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बेटा 2 टेस्ला, है ना, 2 टेस्ला दे दिया। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द बॉय मूव द पाइप सच दैट द बॉल डज नॉट मूव अलोंग द एक्सिस, आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो किस वेलोसिटी के साथ वो बॉय उस पाइप को मूव करवाए, और एक सेकंड बी की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वहां पर हो। इसने केस क्या दे दिया, केस ये दे दिया, देखिए बेटा कि हमारे पास इसने कहा कि ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन, ये हमारे पास नॉर्थ, ये ईस्ट और वेस्ट। इसने कहा कि एक लड़का है, एक लड़का वो पाइप को वर्टिकली पकड़ता है, ऐसे पाइप को पकड़ता है ना, और इस प्रकार वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है ना, यहां से चल के वो इस प्रकार पाइप को पकड़ के आ रहा है ऐसे। तो उसने कहा कि ये जो पाइप है ना, पाइप इसके अंदर एक बॉल है, और ये यहां से भी ओपन और यहां से भी ओपन है, ये बॉल इसके इनसाइड है ना, और ये बॉल न तो नीचे गिर रही है न ऊपर जा रही है, मतलब बॉय है ना वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, बॉय मूव कर रहा है इस पाइप को ऐसे वर्टिकली पकड़ के, जब मैं पकड़ के इसको ऐसे लेके आऊं, तो बोला कि किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ वो लड़का इस पाइप को इधर लेके आए जिससे कि इसके इनसाइड जो बॉल है ना वो न तो गिरे न ऊपर की ओर जाए। डेफिनेटली ऊपर की ओर तो क्यों जाएगी, है ना, नीचे की तरफ गिरनी चाहिए वैसे तो, है ना, तो वो बॉल
नीचे की ओर नहीं गिर रही है, तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो बॉल है ना, बॉल उसका वेट नीचे की ओर लगता है, उस वजह से नीचे जानी चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही, डेफिनेटली उसका जो वेट है ना वो किसी दूसरे फोर्स से बैलेंस हो रहा है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा है, और चार्ज बॉल के ऊपर चार्ज भी है, तो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और डेफिनेटली जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स उस बॉल के ऊपर लग रहा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, तभी बॉल नीचे नीचे की ओर नहीं गिर रही, क्योंकि नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेट लग रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बैलेंस हो रहा है किसके द्वारा बेटा, ऊपर की ओर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बॉल हमारे पास है पाइप के अंदर वो नीचे की ओर नहीं गिर रही, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लग रहा है वो डेफिनेटली बैलेंस हो रहा है किसके द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, तब वो नीचे नहीं गिर रही। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस किया जा रहा है वेट को, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो वेलोसिटी पूछी है उसने, तो mg अपॉन क्या हो गया भाई, QB sin थीटा, और इसने कहा कि वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब यहां पर देखिए ये सारी चीजें एक प्रकार से क्या होगी इस अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट, तो sin थीटा वेरी करेगा, तो वेलोसिटी मिनिमम, तो sin थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और ये sin थीटा मैक्सिमम कितना 1, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, है ना। तो फोर्स यानी जो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स वगैरह सब एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर भाई v निकालना है, तो मास तो दे दिया इसने ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और g हम 10 ले लेते हैं भाई, क्यों ये दे दिया 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और साथ में b मैग्नेटिक फील्ड b 2 टेस्ला, और साइन थीटा कितना हो गया 1, यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 5, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड, ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो बॉय उसको लेके आए। अभी कोई थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस, द बॉय इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, बॉय है ना वो इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, और फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, है ना। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भाई ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये है फोर्स, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, हालांकि यहां पर डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो क्या होनी चाहिए भाई, इसके अपोजिट है ना, ऐसे ले लो, तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सॉरी ये देखो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अब तो किधर दिख रही है भाई, यहां पर अंदर की ओर दिख रही है, लेकिन जब डायरेक्शन रिवर्स करोगे ईस्ट टू वेस्ट लेके आओगे चार्ज पार्टिकल को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, है ना, यहां पर ये कहेंगे तो, और उसे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर जो हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, यहां पर देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा यहां पर कि ए लाइट रे एंटरिंग ए राइट एंगल प्रिज्म अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट फेस AC, एज पर फिगर व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। भाई एक प्रिज्म दे दिया ऐसे, और इसमें इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एंगल दे दिया इसने 45 डिग्री, और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है नॉर्मली A B और C,
AC के ऊपर रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्ट AC के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। ये डायग्राम में क्वेश्चन में दे रखा है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखो कि लाइट रेज जो नॉर्मली यहाँ पर इंसिडेंट होगी और यहाँ पर जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। और डेफिनेटली ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तभी तो लाइट रेज अलोंग द सरफेस रेज करना स्टार्ट होगी, दूसरे मीडियम के अंदर एंटर नहीं कर रही है। नेट देखो बेटा, अगर ये लाइट रे इधर आती, ये लाइट रे इधर जाने के बजाय अगर इधर आती तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता, और वहां पर ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होती है। लेकिन ये लाइट रेज अलोंग द सरफेस रेज कर रही है, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना भाई, क्या बन जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो आप लोगों को पता है कि sin c इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू होता है ना। तो sin c की वैल्यू 45 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई sin 45। तो sin 45 कितना होता है भाई 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। तो यहां से अगर आप देखो तो म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है हमें कि यही प्रिज्म है और ये 45 और ये नॉर्मल इंसिडेंट, और ये ए सी और बी, और यहां पर कोई लिक्विड डाल दिया इसने, कोई लिक्विड डाल दिया, और जो लिक्विड हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3, 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3, और इसने हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 54.6 डिग्री। ये वैल्यू दी है, कहां पर यूज करना पड़ेगा कर लेंगे। इसने कहा कि डिटरमाइन इफ द लाइट रे कंटिन्यूस टू ग्रेज अलोंग द इंसिडेंस इंटरफेस AC और अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अंडरगोज रिफ्रैक्शन इनटू द मीडियम। तो इसने ये कहा कि पता करो कि ये लाइट रे अलोंग द सरफेस आएगी या इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी या फिर दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मुझे पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो मैं इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं इसके लिए, है ना। यहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि sin c इज इक्वल्स टू 1 बाई n, यानी म्यू। तो यहां पर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकाल लेते हैं। तो sin c इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू l बाई म्यू g। तो म्यू l आप लोगों के पास 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3 और म्यू g आप लोगों के पास अंडर रूट ऑफ 2, है ना। तो sin c इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास कितना हो गया 2 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3, और c इज इक्वल्स टू sin इनवर्स अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3। तो यहां अगर हम देखिए sin इनवर्स अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 जो क्वेश्चन में दे रखी है वो तो 54.6 डिग्री दे रखी है, यानी इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो लाइट रेज है ना वो रिफ्रैक्ट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है और ग्रेज भी नहीं करती है, तो वो क्या करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी इस प्रकार और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार एक सबसे पहले उसने कहा था कि पता करो कि वापस आएगी या इधर जाएगी या रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो हमें पता है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि undergoes refraction into the liquid, light undergoes refraction into the liquid, है ना। तो इसने
पहले पार्ट में तो इसने कहा था कि पता करो कि क्या होगा, तो रिफ्लेक्ट होगी। एक पार्ट और उसने पूछा, ड्रॉ रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द इंसिडेंट रे, मतलब रे डायग्राम भी ड्रॉ करो। बिल्कुल हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया कि भाई रिफ्लेक्शन होगा और इस प्रकार इसके अंदर लाइट रेज पहुंचेगी। और नेक्स्ट इसने आगे और भी पूछा है बेटा कि इंसिडेंट रे विद द कोरस्पोंडिंग एंगल वैल्यूज, यानी यहां से अगर आप आर फाइंड आउट करो ना तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? स्नेल्स लॉ यूज कर लो। यहां पर इस मीडियम के अंदर म्यू ग्लास साइन 45, इस मीडियम के अंदर म्यू लिक्विड साइन आर निकालना है। म्यू जी कितना है? √2, साइन 45 कितना होता है भाई? 1/√2, और ये म्यू एल कितना दे दिया? म्यू एल दे दिया 2/√3, 2/√3 और साइन आर, तो यहां से 1 और ये इधर लेके जाओ √3/2 इज इक्वल्स टू साइन आर, और आर की जगह क्या पुट करें कि ये मिले, तो साइन आर की जगह 60, यानी लाइट रेज 60 डिग्री एंगल के साथ क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी दूसरे मीडियम के अंदर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट लेक्चर में इस सैंपल पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।